हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि सभी लोगों की डिमांड थी, सब लोग कमेंट में कह रहे थे कि सर हमें केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की वीडियो बना दीजिए, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये अब मैं केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। तो इस वीडियो में मैं थ्योरी बताऊंगा। इसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल है वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए अलग से, क्योंकि वरना फिर सब मिक्सअप हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका जो मॉड्यूल 1 है ना, मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमारा चैप्टर 1 आ रहा है, तो उसका मॉड्यूल 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज। Chemistry is often called the central science because a basic knowledge of is basic for the study of biology, physics, geology and ecology and many other subjects. Chemistry plays a pivotal role in many areas of science and technology, example in health, medicine, energy and environment, food, agriculture and new materials. तो जैसे कि अभी मैंने ये पढ़ा, इसकी डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री के बारे में। तो इससे हमें पता लगता है केमिस्ट्री जो है वो एक मैटर की स्टडी करते हैं हम, तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और जो उसके अंदर जो भी चेंज आते हैं, केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया और जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो सब इससे केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। और केमिस्ट्री जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे कि बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, जैसे बहुत सारे लाइंस होती हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गई, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, न्यू मटेरियल्स हो गए। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना। तो उसमें केमिस्ट्री जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करती है। अब आते हैं पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, है ना। तो मैटर का जो है नेचर कैसा होता है, तो ये पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव बीन वंडरिंग अबाउट नेचर ऑफ मैटर। Suppose we take a piece of rock and start breaking it into smaller and smaller particles. Can this process go on ever, resulting in smaller and smaller particles, or would it come to stop when such particles are formed, which can no longer to broken into still smaller particles? तो अभी जैसे हमने ये पढ़ा कि ये जो है मैटर का नेचर कैसा होता है, तो इससे हमें पता लगता है जो केमिस्ट्री है वो जो हमारा जो मैटर होता है, मैटर के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की जो स्टडी होती है ना, उसके साथ डील करती है ना। और एंशियंट टाइम से ही जो लोग हैं वो जो मैटर के नेचर को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो जैसे कि ये है, हम एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि हमने एक पत्थर का पीस लिया, कोई भी टुकड़ा ले लिया, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ले लिया, है ना। इसको हम हथौड़े से तोड़ रहे हैं। इसके हमने 2 टुकड़े करे, 3 टुकड़े करे, फिर 4 करे, फिर 5 करे, ऐसे करते करते हम तोड़े जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें से एक स्मॉलर से स्मॉलर पीस निकल जाएगा और उसके हम टुकड़े नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है मैटर का नेचर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटल मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मासेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोइजर, है ना। तो लेवोइजर था एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये दिया था, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया था। उसने कहा था कि जो टोटल मास होता है जो रिएक्टेंट के, है ना, वो इक्वल होंगे मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, है ना। इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं।
तो प्रोस्ट, ये जो लेवोइजर था उसका सरनेम था प्रोस्ट, डिमॉन्स्ट्रेटेड द फंडामेंटल लॉज ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन 1808। 1808 में इसने कुछ लॉ के जो डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिए थे। इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द एलिमेंट दैट कंपोज इट आर फिक्स्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड और इट्स मेड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ प्योर वाटर फॉर इंस्टेंस द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1.8 इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि हम प्योर वाटर ले लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो रेशियो होगी हाइड्रोजन की और जो मास होगा ऑक्सीजन का, वो 1.8 इरिस्पेक्टिव होगा, है ना, सोर्स वाटर के। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में गए तो इन अदर वर्ड्स प्योर वाटर कंटेन्स 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.89% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास वेदर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल, रिवर और फ्रॉम अ पॉन्ड। हैं तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो प्योर वाटर होगा वो चाहे हम कहीं से भी लें, या तो कुएं से या रिवर से या फिर पॉन्ड से, है ना, चाहे वो प्योर वाटर होना चाहिए। तो उसका जो हाइड्रोजन होगा वो 11.11% होगा और जो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन हमें मिलेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 88.89%। ठीक है। दस इफ़ 9 ग्राम 9.0 है 9.0 है 9 ग्राम ऑफ वाटर आर डिकम्पोज्ड 1.0 ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.0 ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया 11.11% होगा और हाइड्रोजन और 88.89% होगा ऑक्सीजन। तो ऐसे ही 9 ग्राम वाटर लिया हमने और उसको डिकम्पोज किया तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसने कुछ पोस्टुलेट बताए थे हमें। डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट देते हैं अपनी थ्योरी में। तो पोस्टुलेट क्या थे, मैटर कंटेन्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर जो होता है वो इंडिविजुअल एटम को कंटेन करते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज़। जो एटम जो सारे एटम होते हैं, जो भी गिवन केमिकल एलिमेंट होगा, है ना, वो आइडेंटिकल होंगे मास में और अदर प्रॉपर्टीज़ में। Different chemical elements have different kinds of atom and in particular such atoms have different masses. Atoms are indestructible and retain their identity in chemical reactions. The formation of a compound from its element occur through the combination of atoms of unlike elements in small whole number ratio. एटम जो होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है और जो इसकी आइडेंटिटी होती है केमिकल रिएक्शन में वो रिटेन करता है ना। और जो फॉर्मेशन होती है जब कंपाउंड की, तो इसके एलिमेंट से जब किसी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है उसके एलिमेंट से, तो कैसे होती है, जो अनलाइक एलिमेंट्स होते हैं ना किसी एटम के, तो उसके कॉम्बिनेशन से होती है इन अ स्मॉल होल नंबर। एटम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम। तो एटम जो है वो तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो एटम होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं। और विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये है पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, है ना। डेफिनेशन देख लीजिए, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ एट लीस्ट 2 एटम्स इन ए डेफिनिट अरेंजमेंट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल फोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हम जैसे मॉलिक्यूल्स को, जैसे हम बचपन से मॉलिक्यूल्स भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, एटम भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, एलिमेंट भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल भी जो होता है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। और जो एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं ना, जो इसको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जो सेपरेट होता है किसी जो कि सेपरेट नहीं किया जा सकता
किसी भी सब्सटेंस से बाय केमिकल, किसी भी केमिकल से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। और आज के टाइम पे अगर आज के टाइम की बात करें तो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड हैं अर्थ पे, और जिसके अंदर से 83 ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑक्यूर हुए हैं, और जो बाकी जो बचे हुए हैं वो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर प्रोसेस से उन्हें पाया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एसआई यूनिट। तो आज के अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो जो भी हमारी मेजरमेंट होती है वो किसी यूनिट में होती है ना। जैसे हम कभी किलोग्राम में, कभी किसी में लेंथ की बात करें तो मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। और वैसे वेट की बात करें तो किलोग्राम में, है ना। और टाइम की बात करें तो सेकंड में। ऐसे ऐसे हम जो है हम मेजरमेंट करते हैं। तो उनकी जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट हम इन्हीं को कहते हैं, जैसे सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, है ना। अब जो है इसमें हम इसको एक बार देख लेते हैं। मेजरमेंट इज़ नीडेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एज यू नो डैट फॉर एवरी मेजरमेंट इन अ यूनिट और ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ रिक्वायर्ड। इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट ग्रेजुअली डेवलप्ड। In 1960, the General Conference of Weight and Measures, the international authority on unit, proposed a new system which was based on the metric system. This system is called the International System of Units, which is abbreviated as SI unit. The 7 base SI units: length, mass, time, electrical current, temperature, amount of substance, luminous instance. तो इसको हम इसका जो लेंथ में नापते हैं मीटर, मास में करते हैं किलोग्राम, टाइम में सेकंड, करंट में एम्पियर, टेम्परेचर में केल्विन, सब्सटेंस में मोल, और जो हमारी इंटेंसिटी होती है उसको हम कहते हैं कंडेना। तो इसके जो है सिंबल होते हैं, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल का MOL, और कंडेला का CD। ठीक है। जैसे मैंने बताया था अभी कि मेज़रमेंट, किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक यूनिट लगती है, तो उसका हमने ऐसा यूनिट कहते हैं। ऐसा यूनिट कैसे कहते हैं, जब 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस बिठाई गई थी वेट एंड मेजर्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल अथॉरिटी ने बिठाई थी, है ना। और उसमें जो हमें एक मैट्रिक सिस्टम दिया गया था, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते थे, हैं। उसको हम जो कि एब्रीवेट होके ऐसा यूनिट कहा गया। और ये 7 तरह के जो हैं हमारी ऐसा यूनिट होती है। यह हमारा आज के जो हमारी ये वीडियो है इसका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगा अभी। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आता है पेपरों में, रिलेशन पूछते हैं मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो जैसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सपोज यू वांट टू परचेज 500 स्क्रूज, हाउ डू यू थिंक द शॉपकीपर वुड गिव यू द डिज़ायर्ड क्वांटिटी। अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर आप किसी शॉप पे गए 500 स्क्रू लेने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि शॉपकीपर कैसे देगा आपको। आप अगर 500 स्क्रू मांगोगे तो क्या वो आपको 500 स्क्रू गिन के देगा, जैसे लिखा बाय काउंटिंग द स्क्रू इंडिविजुअली, है ना। तो आप भी कहोगे नो, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा और कौन गिनेगा बैठ के, है ना। तो ऐसे ये ही वुड गिव द स्क्रू बाय वेट, है ना। वो वेट के हिसाब से देगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू काउंट देम। इसमें अगर हम स्क्रू को गिनने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इफ़ ईच स्क्रू वेट, हम सिर्फ एक स्क्रू का वेट देखेंगे। एक स्क्रू का वेट कितना, अगर मान लीजिए एक स्क्रू का वेट है 0.8 ग्राम और हमें चाहिए 500 स्क्रू, है ना। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उतने ग्राम हमारा स्क्रू मतलब हम ले लेंगे। तो ही वुड वेट 400 ग्राम स्क्रू बिकॉज इट इज़ द मास ऑफ 500 स्क्रूज। तो वो हमें 400 ग्राम स्क्रू देगा, क्योंकि जो हमारे 500 स्क्रू का जो वेट है वो 400 ग्राम आता है। कैसे आता है, 0.8 इंटू 500 इक्वल्स टू 400 ग्राम। ठीक है। Thus we can see that mass and number of identical object और particles are interrelated। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मास है और नंबर ऑफ आइडेंटिकल्स है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, है ना, उसको हम इंटररिलेट कर पा रहे हैं। Since atoms and molecules are extremely tiny particles, it is impossible to weight or count them individually।
क्योंकि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको वेट करना या काउंट करना इंडिविजुअली इम्पॉसिबल है। देयरफॉर वी नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, है ना। तो इसीलिए हमें जो है जो हमारा मास और नंबर ऑफ एटम है और या पार्टिकल कह सकते हैं, है ना, तो इसके बीच में हमें रिलेशन चाहिए होता है ना। सच रिलेशनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय मोल कॉन्सेप्ट। ये जो हमें रिलेशनशिप मिल रहा है ये हमें मोल कॉन्सेप्ट से प्रोवाइड हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोल, है ना। तो मोल क्या होता है, आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा मोल, है ना। तो मोल क्या होता है, मोल अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मोल जो होता है वो 12 ग्राम होता है कार्बन 12 आइसोटोप्स के, है ना। और अगर जैसे हमारे पेपर में आता है कि मोल क्या होता है ना, जैसे आगे अगर 3 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे मोल जो होता है वो हमारा 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स होता है ना। तो हम ये लिखेंगे मास ऑफ एन एटम or a molecule is an important property. However, while discussing the quantitative aspects, ये वर्ड ध्यान रखना, quantitative aspects of a chemical reaction, the number of reacting atoms or molecules is more significant than their masses. ठीक है। A mole is the amount of significance that contains as many elementary entities, atoms, molecules or other particles as there are atoms in exactly 0.012 किलोग्राम और 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है। जो हमारा मोल का जो अमाउंट होता है वो हमारा जो उसके अंदर जो भी हमारे कंटेन एंटिटीज़ होते हैं, जैसे कि एटम हो गया या मॉलिक्यूल हो गया या कोई पार्टिकल हो गया, है ना। तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, वो एग्जैक्टली होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये है जैसे ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि हमने मोल पढ़ा ना, मोल से ही रिलेटेड टॉपिक है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 kilogram or 12 gram of the carbon 12 isotopes. This definition gives us a method by which we can find out the amount of a substance in moles if we know the number of elementary entities present in it or vice versa. Now the question arises, how many atoms are present in exactly 12 gram of carbon 12? The number is determined experimentally and its currently accepted value is 6.022045 into 10 की पावर 23, है ना। ये भी पूरा नहीं हुआ है, पहले मैं इसको इतना ही बता देता हूँ। ये जो मोल कॉन्सेप्ट, ये जो मोल है ना, मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर जो भी हमारा अमाउंट होगा, जो भी हमारी एंटिटी है, जैसे कि एटम है, तो एटम हमारा कितना होगा 0.012 किलोग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप होगा, है ना। ये डेफिनेशन जो है ये हमें सिर्फ इतना बताती है, इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे सब्सटेंस के अंदर कितना हमारे जो हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कितने हैं, है ना। अब इसके बाद है नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अब जो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन 12 के जो 12 ग्राम जो हम निकालते हैं, है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे जो एटम्स होते हैं वो एटम्स कितने होते हैं, है ना, एटम्स की हमारी वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो हम जो है नंबर ऑफ एटम जो निकालेंगे उसके लिए हमें एक एवोगैड्रो कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 6.022045 इंटू 10 की पावर 23। 10 1 मोल 6.022045 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज और पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल सराउंडेड ऑफ टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है 6.022045 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स होती है, एंटिटीज़ जो भी है हमारे, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, पार्टिकल हो गया, है ना। तो ये था हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब इसके बाद आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, है ना। वो थ्योरी में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स एज मैनी एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज is given by its chemical formula.
तो ये जो फार्मूला यूनिट है किसी भी कंपाउंड का कंटेन करता है उतने डिफरेंट टाइप के उतने एलिमेंट उतने एटम या आयंस कंटेन करता है जितना कि हमारे किसी केमिकल फार्मूले के अंदर दे रखे होते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो अब ये तो हमारा चैप्टर हो गया थ्योरी है ना, थ्योरी का पार्ट जो था वो हो गया। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम करेंगे जो इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है वो करेंगे, और जो भी टॉपिक हमारा छूट गया है ना, एक बार मैं चेक कर लूँगा जो भी हमारा टॉपिक छूट गया है हम उस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, है ना। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है जो उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि